दिल्ली के सीएनजी फिटनेस घोटाले में एक बार फिर दिल्ली सरकार और एसीबी आमने सामने है। इस बार दिल्ली सरकार के बनाए गए जस्टिस अग्रवाल कमीशन ने एसीबी चीफ एमके मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मीणा के खिलाफ ये वारंट जस्टिस अग्रवाल कमीशन का आदेश न मानने पर जारी किया गया है। जस्टिस अग्रवाल ने मीणा को आयोग के सामने पेश होने का भी आदेश दिया था, लेकिन मीणा पेश नहीं हुए थे। जस्टिस अग्रवाल कमीशन ने न केवल मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, बल्कि उनकी 30% तनख्वाह काटने का भी आदेश दिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस के सिविल लाइन थाने को आदेश पर कार्रवाई करने को भी कहा है। दरअसल सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच जस्टिस आयोग और एसीबी दोनों कर रहे हैं। एसीबी एलजी के आदेश पर जांच कर रही है और आयोग का गठन दिल्ली सरकार ने किया है। हालांकि दिल्ली सरकार के इस आयोग को न तो गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है और न ही एलजी ने। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन भारती अब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। सोमनाथ भारती की तलाश में पुलिस उनके घर भी गई, लेकिन वो घर पर भी नहीं है, तो वहीं उनका मोबाइल भी बंद है। सोमनाथ भारती ने द्वारका कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत पर आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया। शुक्रवार को हुई वोटिंग में यूनिवर्सिटी के 44% छात्रों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले साल डीयू के चारों पदों पर एबीवीपी ने कब्जा किया था। परंपरागत तौर पर डीयू में एनएसयूआई और एबीवीपी में ही टक्कर रही है। हालांकि इस बार आपके छात्र संगठन की एंट्री के बाद मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। उपहार कांड के पीड़ित आज शाम दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उपहार कांड के दोषी अंसल बंधुओं को 60 करोड़ रुपए के दंड के साथ छोड़ने का फैसला किया था। कोर्ट के फैसले से नाराज होकर उपहार कांड के पीड़ित आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपने गुस्से का इजहार करने वाले हैं। कमाई बढ़ाने की दिल्ली सरकार की कोशिशें बेकार और योजनाएं हवाई दिखने लगी हैं। पहले 5 महीने में अलग अलग टैक्स के जरिए कमाई में 33% बढ़ोतरी की योजना बनाने वाली दिल्ली सरकार की कमाई की रफ्तार 13% से भी कम रही है, यानी अनुमान से करीब 1/3। उद्योगपतियों की संस्था CII के एक कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए उद्योगपतियों से सहयोग मांगा। साथ ही ये भी कहा कि देश में सैकड़ों स्मार्ट सिटी बनाए जाने से पहले देश की राजधानी को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। केजरीवाल ने दिल्ली को स्मार्ट बनाने के लिए उद्योगपतियों से सहयोग मांगा और ये कहा कि दिल्ली सरकार अपना काम ईमानदारी से करेगी। नौ साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में मकोका कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कुल 13 आरोपियों में से 12 को दोषी करार दिया है। आरोपियों की सजा का ऐलान 14 सितंबर को होगा। 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी। मीट की बिक्री पर लगाया बैन बीएमसी ने वापस ले लिया है। बीएमसी ने जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते पहले 13 और 18 सितंबर को मीट पर बैन लगाया था, लेकिन राज्य सरकार के सर्कुलर के बाद सिर्फ 17 तारीख को बिक्री पर बैन लगाया गया है। बीजेपी और शिवसेना शासित बीएमसी ने शुक्रवार को विशेष सत्र बुलाकर ये फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश बापट के खिलाफ शिकायत लेकर पुणे में कुछ छात्र पुलिस थाने पहुंच गए। दरअसल इन छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री गिरीश बापट ने अपने भाषण में कहा था कि वो अभी तक जवान हैं और रात में पॉर्न क्लिप भी देखते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार पॉर्न साइट्स पर बैन लगाने की योजना बना रही है और फडणवीस सरकार के मंत्री खुद पॉर्न साइट्स का प्रचार कर रहे हैं। अभिनेता नाना पाटेकर और मकरंद अनसपुरे ने महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से मुलाकात की। दोनों अभिनेताओं ने हर एक पीड़ित परिवार को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक मदद के लिए चेक दिए। तस्वीरें 8 सितंबर की हैं। दोनों अभिनेता बीड, लातूर और नांदेड़ के पीड़ित परिवारों से मिलते हुए औरंगाबाद पहुंचे थे। मुंबई के अंधेरी में सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल रोजारियो अल्फांसो को पुलिस ने बच्चों से अश्लील हरकत करने के मामले में गिरफ्तार किया है। 15 सितंबर तक आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल 4 दिन पहले स्कूल की पहली और छठी क्लास के बच्चों ने प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। लंबी रस्साकशी के बाद एनडीए में सीट बंटवारे पर एक राय बन गई है। आज शाम 6:30 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का एनडीए की ओर से आधिकारिक ऐलान मुमकिन है। सीटों के बंटवारे पर रामविलास पासवान और चिराग पासवान से देर रात हुई मुलाकात के बाद तमाम मुद्दों पर एक राय बन गई।
हाँ, पर इतना जरूर अब ऑफिशियली कहा जा सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भले वो सीटों को लेकर हो या विभिन्न और जितने मुद्दे हों, हम लोगों के गठबंधन में ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सम्मानजनक सीट शेयरिंग हमारे गठबंधन में होगा। भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ, और इसका पूरा विवरण आने वाले एक दिन में हम आप सबके सामने रखेंगे। इससे पहले कल देर रात तक दिल्ली में एनडीए के कुनबे में सियासी हलचल तेज रही। पहले अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव ने एलजेपी की शर्तों और चिंताओं की जानकारी अमित शाह को उनके घर जाकर दी और फिर अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव रामविलास पासवान के घर पहुंचे। गिले शिकवे दूर होने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ रामविलास पासवान और चिराग पासवान अमित शाह के घर पहुंचे, जहां नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सीट बंटवारे के ऐलान से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। बैठक में बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद एनडीए के घटक दलों की भी बैठक होगी, जिसमें रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी मौजूद होंगे। बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बिहार में इस बार एनडीए और महागठबंधन ही नहीं, लेफ्ट भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाला है। लेफ्ट पार्टियों ने शुक्रवार को सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। सीपीआई 91 सीटों पर, सीपीएमएल 78 सीटों पर और सीपीएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक को 5 और आरएसपी को 3 सीटें देने का फैसला किया गया है। जंतर मंतर पर आज पूर्व सैनिक एकता रैली का आयोजन करेंगे। ये रैली वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी पूर्व फौजियों की मांगों को लेकर बुलाई गई है। रैली का वक्त सुबह 10 बजे का रखा गया है। रैली में वो सभी पूर्व सैनिक शामिल होंगे जो मोदी सरकार की प्रस्तावित वन रैंक वन पेंशन की योजना से खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों को चेतावनी दी है कि अगर पूर्व सैनिकों का आंदोलन अब भी जारी रहा तो सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने में दिक्कत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से पूर्व फौजियों को ये भी कहा गया है कि अब भी आंदोलन कर रहे फौजियों का दल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। हालांकि पूर्व फौजियों के एक दल ने पीएम से चंडीगढ़ में भी मुलाकात की। दिल्ली में चल रही पाकिस्तानी रेंजर्स और भारत के डीजी बीएसएफ के बीच बातचीत का आज आखिरी दिन है। गुरुवार को शुरू हुई दोनों पक्षों की बातचीत आज समझौते पर दस्तखत के साथ खत्म हो जाएगी। सीमा पर शांति कायम करने के लिए दोनों पक्षों में कई समझौते हुए हैं, जिन पर आज दोनों देश दस्तखत करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को पाक रेंजर्स ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। गृह मंत्री ने पाक रेंजर्स से दो टूक कहा कि सीमा पर शांति दोनों देशों की जिम्मेदारी है। पहली गोली भारत की ओर से नहीं चलेगी और सीमा पार से गोली चलेगी तो भारत चुप नहीं बैठेगा। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और सामान्य नागरिकों पर हमले रोकने के लिए कई बातों पर रजामंदी हुई है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर तैनात फौजों के मुखिया शांति कायम करने पर माथापच्ची कर रहे थे, तो सरहद पर बातचीत के दूसरे दिन भी शांति कायम नहीं थी। जम्मू के पुंछ में सुजैन में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन हुआ। रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती रही, जिसका भारतीय सेना ने भी जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में आज बीफ बैन के खिलाफ हुर्रियत नेताओं ने बंद बुलाया है। अलगाववादी नेताओं ने दो टूक कहा है कि हाईकोर्ट के बीफ बैन के फैसले को वो नहीं मानेंगे। सैयद अली शाह गिलानी ने आज इस मुद्दे पर पूरे राज्य में बंद बुलाया है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अलगाववादियों के विरोध के बीच बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि अदालत के फैसले का अमल कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले और आंदोलन करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। शुक्रवार को बीफ बैन के खिलाफ अलगाववादी संगठनों ने राज्य में कई जगह प्रदर्शन किए थे। भोपाल में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज इस सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह का भाषण होगा। इससे पहले महानायक अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम हिंदी सम्मेलन में पहुंचने का था, जो अंतिम पलों में रद्द कर दिया गया। सम्मेलन की शुरुआत 10 सितंबर को पीएम मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंडीगढ़ रैली के दौरान जनजीवन प्रभावित होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से माफी मांगी। वहीं ये भी कहा कि चंडीगढ़ के लोगों को हुई तकलीफ का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। पीएम की रैली के लिए दरअसल शमशान भूमि का इस्तेमाल किया गया था। तमाम स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे और भारी सुरक्षा बल की तैनाती की वजह से लोगों को खासी तकलीफ उठानी पड़ी थी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़, यूपी और उत्तराखंड का दौरा किया। तीनों राज्यों में जनसभाओं में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया, जबकि यूपी में बोलते हुए उन्होंने मुलायम सिंह यादव की संसद चलाने के लिए की गई कोशिशों की जमकर तारीफ की।
पीएम मोदी ने संसद न चलने देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा तो ये तक कह दिया कि सोनिया गांधी उनसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनका बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। उनको अभी पता तक नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में तो इतना गुस्सा भरा है कि देश की जनता ने हमको हराया क्यों? देश की जनता ने हमें 404 से कम करके 40 पे लाके खड़ा कर क्यों दिया? मां को इसलिए गुस्सा आता है कि बेटा रह गया। मोदी सरकार के भूमि बिल वापस ले जाने को कांग्रेस अपनी बड़ी जीत मान रही है। युवा कांग्रेस आज कांग्रेस मुख्यालय में भूमि बिल पर अपनी जीत का जश्न मनाने वाला है। युवा कांग्रेस के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों के भी पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इस मौके पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने एक बड़ा ऐलान भी किया। पीयूष गोयल ने आने वाले 1000 दिनों में उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीती रात बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हैदराबाद से मुंबई की तरफ जा रही हैदराबाद मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हादसा रात 2:15 पर मारतूर स्टेशन के पास हुआ। हादसे के समय ज्यादातर यात्री नींद में होने की वजह से लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। सऊदी अरब में मुस्लिमों की पाक जगह मानी जाने वाली मक्का में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। हादसे में हताहत हुए लोगों की गिनती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हज यात्रा शुरू हो चुकी थी और कल शुक्रवार यानी कि जुमा भी था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मक्का में पहुंचे हुए थे। जहां क्रेन गिरी वहां मस्जिद के एक हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था। मक्का में हुए हादसे की खबर के बाद विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हो गया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब के जेद्दा शहर में भारतीय दूतावास हादसे पर नजर बनाए हुए है। हादसे में 9 भारतीय श्रद्धालु भी घायल हुए हैं। तमाम अस्पतालों में भारतीय डॉक्टरों की तैनाती की गई है। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी हादसे पर दुख जताया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में नशे में धुत इनकम टैक्स ऑफिसर के.एस. नेगी ने देर रात लाल बत्ती पर खड़े 2 ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चला रहा इनकम टैक्स अधिकारी नशे में इस कदर धुत था कि अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। मीडिया के कैमरे देखकर गाड़ी में बियर की बोतलें जहां तहां छुपाने लगा। फिलहाल पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक चोर जिम के बाहर से सिविक गाड़ी चोरी कर फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर रेकी करने के लिए पहले जिम में गया, रिसेप्शन पर फीस के बारे में पता किया और जिम में एक्सरसाइज करने आए मनी रावत की गाड़ी की चाबी रिसेप्शन से चुपचाप उठाकर बाहर आ गया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के उल्लासनगर के एक केबल व्यवसायी के दफ्तर की हैं। 2 गैंगस्टर दिन दहाड़े केबल व्यवसायी सच्चिदानंद आत्माराम करीरा उर्फ सच्चू के दफ्तर में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फरार हो गए। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे गैंगस्टर सुरेश पुजारी का हाथ बताया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में 2 चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। चोरों को पकड़कर स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। स्थानीय लोगों ने चोरों के कपड़े उतारकर उन्हें रस्सी से बांध दिया और फिर उन पर लात घूंसों से बरसात कर दी। तमाशा देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। चोरों की जान तब बची जब पुलिस को मामले की खबर लगी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों को आजाद कराया। पुलिस का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले 4 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने कॉर्पोरेट लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग संजय शर्मा को गिरफ्तार किया है। गुजरात के एक व्यापारी नरेश शर्मा के मुताबिक उसकी कंपनी को 400 करोड़ रुपए लोन दिलाने का संजय शर्मा ने वादा किया। 5 सितारा होटल्स में कई बार विदेशी लोगों से मीटिंग कराई। 12 करोड़ 70 लाख रुपए बतौर प्रोसेसिंग फीस भी लिए और उसके बाद मोबाइल नंबर और ठिकाना दोनों बदल लिए। संजय शर्मा पर ठगी के 8 पहले ही मामले दर्ज हैं और पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था।
मैनपुरी में पुलिस को अवैध शराब की एक बड़ी खेप मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। शराब माफियाओं से मुठभेड़ के दौरान पुलिस बदमाशों को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन बदमाशों के भागने के बाद करीब 45 लाख रुपए की कीमत की 880 पेटी अवैध शराब, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ऑल्टो गाड़ी जब्त कर ली। साइबराबाद पुलिस ने 21 साल के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को सोशल साइट्स पर नकली प्रोफाइल बनाकर लड़कियों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इंजीनियर अब्दुल मजीद पर 200 लड़कियों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। इंजीनियर के चेहरे से पर्दा तब उठा जब एक पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ पुलिस के पास युवक की शिकायत करने पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को युवक के कंप्यूटर से अलग अलग लड़कियों की 180 नग्न तस्वीरें भी मिली हैं। यूपी के रायबरेली में एक आइसक्रीम पार्लर में एक शिक्षक पार्लर कर्मचारी पर गोली चलाने पर उतारू हो गया। दरअसल एक शिक्षक नशे में धुत होकर आइसक्रीम लेने पहुंचा था। पार्लर के कर्मचारी ने पूछा कि आप कौन सी आइसक्रीम लेंगे, और बस इतने से सवाल पर शिक्षक इस कदर भड़का कि कर्मचारी के मुंह में रिवॉल्वर डाल दी और गाली गलौज करने लगा। घटना की सूचना पुलिस को देते ही आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। गनीमत ये रही कि नशे में धुत आरोपी ने रिवॉल्वर का ट्रिगर नहीं दबाया। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रैम स्मिथ ने कहा कि 4 टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं होगी आसान। स्मिथ ने कहा कि वो इस दौरे को लेकर नर्वस हैं और उनकी टीम आईसीसी वरीयता को अपने पास बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश करेगी।